Okay, we'll start discussing today. Last lecture में हमने क्या किया था बेटा? I guess we have completed solving that question related to magnetic effect of electric current. ये किया था ना? सर आपने होमवर्क दिया था कुछ क्वेश्चन? अच्छा हाँ, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, yes I remember. So we'll go to that first. उसके बाद फिर current electricity solving करेंगे. So we'll start solving this today. तो मैं मेरे सामने कराऊंगा 2 से 3 लेक्चर में जितने क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे. Okay, I gave you few homeworks. Let me go through that homework. $57, $58, $59. Yes, correct. I remember that 56, 57 कौन सा था बेटा? 56 और ये हमने किया था गेस ना? 57, 58, 59. Okay, 57, 58 and 59 were the homeworks. So we'll first do with this. A square loop carrying a steady current I is placed in an horizontal plane near a long straight conductor carrying the current I1. So this is one conductor which is carrying the current I1 at a distance d from the conductor as shown in figure. The loop will experience net attractive force towards repulsive net torque. क्या इस पे एक्ट होगा वो आपसे पूछ रहा है. So टॉर्क अभी हमने पढ़ा नहीं एक्चुअली, वो मैं आपको अगले सेशन में पढ़ाऊंगा जब हम लोग रोटेशनल पढ़ेंगे. अभी मैंने आपको रोटेशन वाला कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ा है. सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, टॉर्क, डाइपोल को रोटेट करेंगे, ऑल दैट वी हैव नॉट डन. दैट विल डू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर भी इसको एक बार डील करते हैं. See, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में व्हाट दे आर सेइंग इज, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, एक करंट कैरिंग लूप ऐसा है. फिलहाल तो एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट पास कर रहा है I1 एम्पियर का, और इसके सामने हमने क्या किया है, एक दूसरा कंडक्टर एलिमेंट ऐसा प्लेस किया है लाइक दिस, एंड द करंट थ्रू दिस कंडक्टर इज लाइक दिस I एम्पियर का. इसमें भी इधर जा रहा है I एम्पियर का, I एम्पियर एंड द सेम करंट एक्चुअली दोनों सब जगह जाएगा. ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. हाँ करेक्ट, द डायरेक्शन इज करेक्ट. तो इस पे क्या फोर्सेस लगेगा, व्हाट ऑल फोर्सेस विल एक्ट हियर. मुझे एक बात बता बेटा, ये वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले साइड में मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? इज इट इनसाइड द स्क्रीन की आउटसाइड द स्क्रीन? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर हियर, इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? इज इट इनसाइड द स्क्रीन की आउटसाइड द स्क्रीन मैग्नेटिक फील्ड? ऋषि क्या बेटा, इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? स्क्रीन के अंदर कि स्क्रीन के बाहर? आयशा क्या डायरेक्शन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, इनसाइड द स्क्रीन कि आउटसाइड द स्क्रीन ड्यू टू दिस कंडक्टर? Am I audible? आवाज आ रहा है सबको? Inward. Inward is correct. So that tell me fast. याद करो राइट हैंड थंब रूल था ना, तो ऐसा अगर करंट का डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड हियर. सी this is your conductor, so you place the fingers thumb of your right hand along the direction of current, so इधर magnetic field inward होगा. So here the magnetic field will be inward, ये सब जगह पे इनवर्ट रहेगा. मुझे बताओ ये वाले कंडक्टर पे फोर्स किधर लग रहा है, ये वाले वायर पे फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स दिस कंडक्टर की अवे फ्रॉम दिस कंडक्टर? किधर लगेगा फोर्स? विल इट बी टुवर्ड्स द कंडक्टर की अवे फ्रॉम द कंडक्टर? फोर्स क्या होता है? इज इट I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर? ये होता है ना मैग्नेटिक फोर्स. अब आप खुद देखिए, L इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, B अंदर, सो L इधर B अंदर, L क्रॉस B करोगे, फोर्स किधर लगेगा? क्या इस पे ऐसा फोर्स लग जाएगा F1?
क्या इस पे ऐसा फोर्स लग जाएगा F1? हाँ सर। ओके, सो नाउ F1 विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? ये डिस्टेंस आपको D दिया है, राइट? एंड आई गेस द एलिमेंट का लेंथ, लूप का लेंथ दे हैव गिवन अस एज डोंट नो, बट लेट्स से इट इज L. तो ये जो लूप था इसका लेंथ आप L पकड़ लो. सो फोर्स कितना लगेगा F1? I into L into mu naught by 2 pi. This is current here is I ampere. यहाँ पे current था I1 by D. This is the magnetic field due to this conductor over here. So क्या force आ जाएगा? Mu naught I into I1 by 2 pi D into L. This will be my one force. है ना? मुझे बता बेटा ये वाले कंडक्टर पे फोर्स किधर लग रहा है? ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर पे फोर्स किधर लग रहा है? सी राइट। हाँ, राइट साइड में. वेरी गुड, फटाफट बोलना तो भी जल्दी जल्दी हो जाएगा ना. इसमें राइट साइड में लग रहा है. ये वाले कंडक्टर पे फोर्स किधर लग रहा है? नीचे वाले वायर पे डाउनवर्ड। डाउनवर्ड. यस करेक्ट, F2. और इस पे लेफ्ट में। लेफ्ट. यस फाइन, इतना ही तो था. फटाफट बोलिए. और ये पता है, इफ यू आर एबल टू गेट द साइन कन्वेंशन इज अ बिग डील. ये समझता ही नहीं किधर से किधर लेने का है इनिशियल स्टेजेस में. अब आप देखो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सब सेम है. यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, इधर यहाँ पे इधर, दे आर गेटिंग कैंसल्ड. सो इधर ये वाले वायर पे और ये वाले वायर पे इक्वल फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो दे विल कैंसल. F2 कितना हो जाएगा? इज इट I into L मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 2 पाई I1, लेकिन अब डिस्टेंस हो जाएगा D प्लस ऑफ L. पहले तो डिस्टेंस सिर्फ D था ना, अभी ये वायर से यहाँ का डिस्टेंस D प्लस L हो गया. So F2 will be equal to what? Is it mu naught I into I1 by 2 pi D plus of L into L? Let me say equation number 2. मुझे आप खुद से बता बेटा दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा बड़ा है? Which force is larger? ये वाला फोर्स F1. F1. So F1 is more than F2. Of course आपको दिख रहा है because distance here is less. Denominator यहाँ पे छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा. तो इस पूरे लूप पे नेट फोर्स क्या लगेगा? अट्रैक्शन का कि रिपल्सन का? नेट फोर्स क्या लगेगा? Attraction. Attraction. So can I say here that attraction force, net force will be attraction. We can write like this. हम लोग ऐसा लिख सकते हैं that net force will be so net force आपका attraction का force होगा. So if I go to the options which we have, the net attractive force towards the conductor. Yes, option number A1 is right. Net force आपका attractive होगा. Net repulsive force नहीं भाई. Net torque नहीं, torque नहीं लगेगा. मैं बाद में बताऊंगा. Torque होता है M cross B. So will not come to torque here. So इसका जो correct answer होगा that is option number A. आपको ऑलरेडी आपने देख लिया कि यहाँ पे जो फोर्स डोमिनेट कर रहा है ना वो F1 फोर्स डोमिनेट कर रहा है कंपेयर टू F2. तो नेट जो फोर्स होगा दैट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हुआ था नाइस से सॉल्व आपसे हुआ था ये वाला प्रॉब्लम? सर हुआ था पर मेरे को समझा नहीं कि सब वायर्स पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसे लगता है. अरे कंडक्टर है ना, दिस इज द कंडक्टर. अब ये कंडक्टर की वजह से अगर हम सोचेंगे जैसे कि ये मेरा कंडक्टर ऐसा है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है I एम्पियर. तो इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? आप खुद सोचो. अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस. यूज द राइट हैंड थंब रूल. आप ये थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करो तो फोल्डेड फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. So here if current is going like this, so magnetic field will be something like this. सर तो जो दूसरे वायर्स का करंट का डायरेक्शन है दैट डजंट मैटर. That matters for the force, not for the magnetic field. Here we are getting the magnetic field only due to, हम लोग इस पे फोर्स निकाल रहे हैं किसकी वजह से? ये वाले कंडक्टर की वजह से. So we are getting the magnetic field only due to this conductor, not due to this conductor. ये इसकी वजह से नहीं है ना. ये कंडक्टर आपका इधर है, इस पे फोर्स लगाने के लिए कौन से कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है? ये वाले कंडक्टर का.
राइट। और सिंस यहाँ पे कंडक्टर इधर है, तो इस कंडक्टर की वजह से यहाँ भी इन्वर्ट होगा, यहाँ भी इन्वर्ट होगा, यहाँ भी इन्वर्ट होगा और यहाँ भी इन्वर्ट होगा। Am I clear? सर पर हाँ, जो दूसरे वायर्स है वो लोग भी तो जनरेट करेंगे ना मैग्नेटिक। ऑफ कोर्स लगाएंगे, ऑफ कोर्स लगाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि नहीं लगाएंगे। बट कंपेयर टू दिस, इन वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यू हैव रेज्ड अ जेन्युइन पॉइंट, और बहुत सही पूछा है आपने। ऐसा थोड़ी कि ये वाला कंडक्टर यहाँ पे नहीं जनरेट करेगा, बिल्कुल करेगा, ये वाला कंडक्टर भी करेगा। और हालांकि देखोगे आप तो इसकी वजह से भी इनवर्ड ही होगा, आप खुद सोचो, ये कंडक्टर की वजह से भी यहाँ पे इनवर्ड ही होगा। यूज राइट हैंड थंब रूल, इस पे तो फोर्स ही लग रहा है, इसकी वजह से भी इनवर्ड होगा। और अगर आप ये कंडक्टर भी लोगे तो इसकी वजह से भी इनवर्ड होगा। तो इस केस में तो हर कंडक्टर की वजह से इनवर्ड ही हो रहा है। यहाँ पे भी देखोगे तो वैसा ही, यहाँ पे भी देखोगे तो वैसा ही। इज इट क्लियर? सो विल हैव नो इफेक्ट। ये इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा, इसकी वजह से भी इनवर्ड होगा, इसकी वजह से इधर आउटवर्ड होगा लेकिन इधर इनवर्ड होगा, और इधर ही हमें डील करना है। इधर इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, इसकी वजह से इधर इनवर्ड होगा, इधर आउटवर्ड होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया बेटा? आप जब फोर्स निकालोगे तो आपको सिर्फ ये वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेकर ही डील करना है, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करना है। समझा? ऐसा, इज इट क्लियर बेटा? समझ गया पॉइंट ये? Yes, sir, yes. ओके, सुपर एंड वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। जैसे आप और इशिता दोनों को समझा बेटा ये 57? हाँ सर। ओके, Yes. गुड। 58 आया आंसर? 58 में क्या कह रहा है? We have two long parallel wires are at a distance of 1 meter. Both of them carry 1 ampere of current. The force of attraction per unit length between the two wires is. अच्छा, अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब करंट सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन, यस, करेक्ट। सो वी हैव two conductors here. मेरा एक सजेशन होगा बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना, वरना इतना मेहनत करने का कुछ फायदा नहीं होगा। कीप रिवाइजिंग। हालांकि ये सब टॉपिक मैं दोबारा पर बताऊंगा आपको, लेकिन इस बार रोटेशन के साथ बताऊंगा नेक्स्ट ईयर में। लेकिन फिर भी इसको प्रॉपरली रिवाइज करके रखना मस्ट है, वरना इतना मेहनत करने का कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। ये दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस, इफ वी से लेट्स से इट्स 1 मीटर, ऑलरेडी दिया हुआ हमें क्वेश्चन में। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 1 मीटर, बोथ ऑफ देम कैरी 1 एम्पीयर करंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ। कितना लगेगा फोर्स? इस वाले वायर पे देखते हैं। ये वायर 1 पकड़ लेता हूँ, वायर 2 पकड़ लेता हूँ। अच्छा, वायर 2 पे निकालते हैं उतना ही वायर 1 पे भी लगेगा, इक्वल लगता है फोर्स। ये वायर 1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? विल इट बी इनवर्ड कि आउटवर्ड ड्यू टू दिस वायर 1? इनवर्ड। इनवर्ड, यस, सुपर। तो फोर्स किधर लगेगा बेटा? एल ऊपर लेफ्ट में। लेफ्ट में, यस, वेरी गुड। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, उस पे भी बात कर ही लेते हैं। ये वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? इनवर्ड कि आउटवर्ड? Because of this wire, the direction of magnetic field here, is it inward ki outward? ये वायर की वजह से आउटवर्ड। आउटवर्ड, यस, करेक्ट। फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स राइट में। राइट साइड। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों में से कोई भी निकाल दो, सेम ही आता है। सो लेट मी गेट दिस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सो मैं कैलकुलेट करता हूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सो करंट इनटू लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। सो सीधा लिख देते हैं। सो फोर्स कितना लग जाएगा? 1 एम्पीयर करंट है इनटू लेंथ, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय डी। सो आई आपका 1 था और डी कितना है? ये भी 1 है। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ ही आपसे पूछ रहा है। म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ by 2 pi. This pi and pi will get cancelled.
ये 2 हो जाएगा। सो यहाँ से फोर्स बाय लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। आया था किसी का? हाँ सर। इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है, टू पैरेलल वायर्स इन अ फ्री स्पेस आर 10 centimeter apart. Each carries a current of 10 ampere in the same direction. The force exerted by one wire on the other wire per unit length is. Same problem है। See, so इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, what they are saying here, कि मेरे पास दो पैरेलल वायर्स है। So we have two parallel wires और दोनों पैरेलल वायर में करंट पास कर रहा है 10 एम्पियर का। इसमें भी करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पियर का। एंड दे आर सेपरेटेड बाय व्हाट डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा। अच्छा, करंट सेम डायरेक्शन में है, फोर्स कितना हो जाएगा, VIL इंटू साइन थीटा। थीटा ऑफ कोर्स 90 है, अंदर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स बाय लेंथ, करंट 10, म्यू नॉट बाय 2 पाई, I भी 10 था, by d 10 centimeter है, so convert that into meters. So 10⁻⁻². This 10 and 10 will get cancelled. Force by length, mu naught हो गया 4 pi into 10⁻⁻7 into 10⁻³ divided by what, 2 pi. This pi and pi will be eliminated. ये 2 हो जाएगा. So this implies force by length 2 into 10⁻⁻4 Newton is the answer. आया था, ये होगा सी ऑप्शन करेक्ट। नहीं, हाँ सी होगा ना, अट्रैक्ट होगा ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो सी आंसर इज राइट। सर हमने लास्ट टाइम बोला था कि आप वो सोलेनॉइड वाला फॉर्मूला डिराइव करोगे। अच्छा, डेरिवेशन चाहिए उसका हाँ। डिराइव, अच्छा ठीक है, कर देता हूँ। ये समझ में आया सबको, ये वाला पॉइंट 59 समझा। आंसर आया था बेटा 59 का। ओके, चलो डिराइव कर देता हूँ, ऐसे ही आस्किंग, बट ट्राई करना समझने का सब लोग। फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड। थोड़ा सा मैथ्स जाएगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी लगेगा मुझे। I'll go very slow, आराम से करेंगे। मान लो ऐसे सोलोनॉइड है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं सोलोनॉइड को ऐसे प्लॉट करके देता हूं आपको। है ना। सो इसमें मान लेते वायर ऐसे मूव हो रहा है, तो यहाँ पे वायर्स अंदर जा रहा है करंट, यहाँ पे ऐसे करंट अंदर जा रहा है, इस करंट इज गोइंग लाइक दिस, है ना, ऐसे करंट जा रहा है, और यहाँ से वही वायर घूम के वापस बाहर निकल रहा है करंट। सो वही वायर घूम के ऐसे करंट को बाहर निकल रहा है, राइट। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। समझा बेटा, ये फिगर समझा सबको कि मैं थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ। देखो, द सोलोनॉइड वाज समथिंग लाइक दिस, ऐसे हमारा सोलोनॉइड होता है। तो सोलोनॉइड हमारा ऐसे होता है, समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे, अभी इसके ऊपर ऐसे वायर्स आप लपेट के रखते हो, सो वायर्स आपका ऐसे होता है इसके ऊपर। है ना, ऐसे जाता है ना। सो इसका मतलब कि करंट अंदर जा रहा है। सो करंट ऐसे जा रहा है, देखिए यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है और ऐसे घूम के यहाँ से करंट बाहर निकल के आ रहा है। सो हियर द करंट इज कमिंग आउट एंड हियर द करंट इज गोइंग इनसाइड।
सो करंट ऐसे है, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे हमारा सोलोनाइड दिया है, ये करंट इज गोइंग इनसाइड एंड फ्रॉम हियर करंट इज कमिंग आउटवर्ड। समझा बेटा डायग्राम? इसका ये रेप्लिका समझ में आया सबको? यस और नो? समझा कि नहीं सबको? इज इट क्लियर? दिस देखो यहाँ, Can you please explain again because your voice was cracking? ओके, इज इट क्रैकिंग टू एवरीवन? सबको क्रैक हो रहा है क्या आवाज? नहीं सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, देखो हियर करंट इज गोइंग इनवर्ड, सो दैट्स व्हाई आई हैव डिनोटेड बाय क्रॉस, क्योंकि करंट अंदर जा रहा है एंड इट इज कमिंग डाउन एंड फ्रॉम हियर करंट इज कमिंग आउटवर्ड। सो देखिए यहाँ से करंट बाहर आ रहा है एंड अगेन इट इज गोइंग इनवर्ड, फिर इनवर्ड गया, फिर ऐसे घूम के बाहर आ गया, फिर इनवर्ड गया, फिर बाहर आ गया। द सेम रेप्लिका आई प्लॉटेड हियर। इसी को मैंने सिंपल करके ऐसे डायग्राम बना दिया, फ्रॉम हियर द करंट इज गोइंग इनवर्ड एंड फ्रॉम हियर द करंट इज कमिंग आउटवर्ड। इज इट फाइन बेटा? अभी समझा इसी तरह? अंकिता समझा बेटा आपको ये पॉइंट? Yes, sir. ओके, नाउ सी, मुझे मान लो इस ये मेरा एक्सिस है सोलोनाइड का, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलोनाइड। वी वांट टू हैव मैग्नेटिक फील्ड हियर, लेट्स से कि यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस वाले पॉइंट पे, सच दैट दिस पॉइंट इज मेकिंग एंगल फ्रॉम हियर एज θ1, और ये सोलोनाइड का जो सेकेंड एंड है ना, वो यहाँ से एंगल फॉर्म कर रहा है कंप्लीट θ2। थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से समझना बेटा, थोड़ा हेवी आपके लिए। आई वांट टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड हियर एट दिस पॉइंट सच दैट दिस एंड ऑफ द सोलोनॉइड इज मेकिंग एंगल हियर θ1 फ्रॉम द एक्सिस, और यहाँ से ये वाला पॉइंट जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितना फॉर्म कर रहा है? θ2। एम आई क्लियर? एक काम करते हैं, वी गो x डिस्टेंस फ्रॉम हियर, यहां से हम x डिस्टेंस चलते हैं, x डिस्टेंस, और x डिस्टेंस जाने के बाद हम एक बहुत छोटा सा ऐसे एलिमेंट काट लेते हैं, ऐसा x डिस्टेंस मूव किया, और एक यहां से समझना ध्यान से, ये सेंटर से हम x डिस्टेंस आगे गए, और x डिस्टेंस आगे जाके मैंने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट काट लिया, ऐसा पतला सा कट कर दिया। ये कैसा दिखेगा? विल इट बी समथिंग लाइक रिंग? क्या ये रिंग के जैसा दिखेगा? सच दैट इसका थिकनेस जो आपने कट किया वो dx है मेरा, बहुत पतला सा। देखो ऐसे मेरे पास सिलेंडर था, सिलेंडर से यहाँ पे x पे गए और ऐसा चॉप कर दिया इसको छोटे छोटे से एलिमेंट में, तो क्या वैसा आपको रिंग बन के मिलेगा पतला सा? रिंग बनेगा या नहीं? ऐसा समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? कैसे कट किया है? ये वाले पॉइंट से x डिस्टेंस आगे गए, और x डिस्टेंस आगे जाके मैंने इसको चॉप कर दिया, एक छोटा सा एलिमेंट काटा है dx थिकनेस का। समझ रहे बेटा ये पॉइंट? सच दैट वो जो होएगा वो सोलेनाइड, जो सोलेनाइड है उसके डायरेक्शन में होगा या वर्टिकल डायरेक्शन में? वर्टिकल कट कर रहे हैं। ये सोलोनाइड यहाँ से, ये मेरा पूरा सोलोनाइड है, आई वेंट x फ्रॉम हियर, ऐसे समझो, ये मान लो मेरा सोलोनाइड है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से x पे आगे गए और ऐसे इसको चॉप कर दिया वर्टिकल में, तो यहाँ से x पे आगे गए और ऐसे मैंने वर्टिकल में dx थिकनेस का एलिमेंट चॉप कर दिया। अभी समझ में आया पॉइंट ये? नाउ सी, ये जो dx थिकनेस का एलिमेंट है वो जो यहाँ से एंगल फॉर्म कर रहा है, लेट्स से दैट दिस एंगल इज थीटा, और ये जो छोटा सा एक और एंगल बनेगा यहाँ के लिए, ये छोटा वाला एंगल मेरा d थीटा है, छोटा सा एंगल d थीटा। समझना मैंने कैसे कट किया है, आई विल रिपीट अगेन, यही समझना जरूरी है। ये मेरा कंप्लीट सोलोनाइड था, दिस वाज माय पॉइंट P। ये पॉइंट P सोलोनाइड के एक एंड से एंगल बना रहा था θ1, और इधर से दूसरा एंगल बना रहा था θ2 कंप्लीट। मैंने क्या किया बेटा कि यहाँ से x डिस्टेंस आगे गए, और x डिस्टेंस आगे जाने के बाद मैंने एक पतला सा dx थिकनेस का एलिमेंट काटा है, सच दैट कि ये इधर से जो एंगल बना रहा था वो थीटा था,
और ये जो थिकनेस वाला एंगल है छोटा सा, दैट इज माय डी थीटा। जिसे समझा आपको ये पॉइंट कैसे एलिमेंट कट किया मैंने? हाँ सर। ओके ग्रेट। एक काम करते हैं, थोड़ा सा टफ है, इमेजिन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, लेट मी हैव स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब देखो मैं इसको जो कट किया ना, मैं इसको इधर प्लॉट करके दिखाता हूं आपको। ऐसे कट किया मैंने, दिख रहा है कैसे कट किया है? ये जो पॉइंट था, ये पी पॉइंट मेरा यहां था, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरा x था, जहां पे जाके मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट काटा जिसका थिकनेस क्या है, dx। ये वाला एलिमेंट इधर प्लॉट कर दिया, और ये जो है वो यहां से जो एंगल फॉर्म कर रहा था इस वाले एंड से, ये एंगल मेरा थीटा था, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा था छोटा सा एंगल, ये मेरा डी थीटा था। आई होप अभी ये थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा आया होगा। ओके, इज इट फाइन? सो मैंने क्या किया, ये जो मेरा एलिमेंट था ना, उसी एलिमेंट को मैंने इधर प्लॉट कर दिया। ये डिस्टेंस x पे गए, और एक छोटा सा एलिमेंट कट किया मैंने, विच इज हैविंग थिकनेस व्हाट, dx। गॉट द पॉइंट? और ये जो एंड था ना, वो यहां से एंगल क्या फॉर्म कर रहा था, थीटा, और ये जो एंगल छोटा सा था, दिस एंगल वाज व्हाट, डी थीटा। इसी तरह समझ में आया व्हाट आई हैव डन हियर? So I didn't understand. Which one? This you don't get. Yeah. एक समझना, एक x डिस्टेंस आगे गए और मैंने dx, देखो यहां से हम x आगे जा रहे हैं और x आगे जाके से वर्टिकल में एलिमेंट चॉप किया। इमेजिन करो, I'll just remove the background. See, ये आपका ऐसा डिस्टेंस था, ये मेरा पॉइंट था। लेट्स से इट इज अ सोलोनॉइड हियर। व्हाट आई डू इज, ये मेरा मान लो पॉइंट P था, मैंने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस आगे गए और एक पतला सा ऐसा एलिमेंट काटा dx, ये छोटा सा काट के बाहर निकाला। ये दिख रहा है कि ऐसे कट करके बाहर निकाला, और ये जो आपने जिसको कट करके बाहर निकाला है वही आपका ये वाला एलिमेंट। सो दिस इज दिस एलिमेंट। ये जो काटा ना मैंने छोटा सा ऐसा वर्टिकल में, इसी को मैं इधर प्लॉट कर रहा हूँ, और ये जो मैंने कट करके बाहर निकाला, दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम हियर, और ये छोटा सा एंगल फॉर्म कर रहा है डी थीटा। Okay. गेटिंग इट? समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? हाँ। ओके, नाइसा आपको समझा ये व्हाट आई एम डूइंग हियर? हाँ सर। ओके, नाउ सी, क्या ये रिंग टाइप का बिहेव कर रहा है? इज इट लाइक अ रिंग? Yes. ओके, इसमें टर्न्स कितने होंगे? लेट्स से स्मॉल टर्न इज dn. व्हाट विल बी द dn हियर, नंबर ऑफ टर्न्स? विल इट बी इक्वल टू n into dx? अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करो तो इसके अंदर कितने टर्न्स है वो आपको मिल जाएगा। तो पहले तो मैंने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाला है, विच इज n। अगर मैं n को इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑफ कोर्स आई विल गेट दिस लेंथ। बराबर? याद है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ड्यू टू दिस रिंग ऑन द एक्सिस? म्यू नॉट n I, याद है कुछ फॉर्मूला? r स्क्वायर by 2 into r square plus x square raised to power 3/2. Do you remember this? Magnetic field due to ring on the axis, mu naught n I r square by 2 into r square plus x square raised to power 3/2. ऐसा याद है? हमने डिस्कस डिराइव भी किया था रिलेशन को। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद है ना? इट शुड बी क्लियर। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड था ड्यू टू दैट रिंग ऑन द एक्सिस, ये लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने डिराइव किया हुआ था ऑलरेडी। सो दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग, क्योंकि ये भी एक लूप के जैसा, रिंग के जैसा ही बिहेव करेगा। मान लो इसका रेडियस ये r है, कैपिटल R। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स अभी आपका dn है, इंटू I इंटू r स्क्वायर बाय 2 इंटू
r square plus x square raised to power 3/2. The same formula I'm using here. So dB mu naught, instead of dn, what I'll be writing? N into dx I into r square by 2 into r square plus x square raised to power what? 3/2. ये टफ हो गया थोड़ा ज्यादा, नाइसा ने पूछा इसलिए मैं करके दे रहा हूँ आपको। मैंने सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पे dn ये वाला टर्म यहाँ प्लेस कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ dn इट विल बी n into dx, rest everything is as it is. So what I'm having from here, क्या रिजल्ट मुझे आ रहा है यहाँ से? That dB, the magnetic field dB mu naught ni r square into dx by 2 into r square plus x square raised to power 3/2. Will it be? समझा बेटा आपको ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ? हाँ। Okay. Now come to this triangle. ये ट्रायंगल पे देखिए. What will be tan theta from here? Just concentrate on this triangle. So ये ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाए? R upon X upon R. X upon R की R upon X. Tan theta is equal to perpendicular by base ना बेटा? X, sorry, R upon X. हाँ. So can I say R upon X? Well, so for that, P should be in the line of the axis only. Yeah, P is in on the the center. Yeah, correct. It is on the axis only. We can get on the axis only. So जो P point हम ले रहे हैं वो axis पे ही है, of course. Good point. X कितना हो जाएगा बेटा? X by R, will it be equal to cot theta? अगर tan theta R by X, if I do the reverse of that, तो can I say X by R is equal to tan theta? Sorry, Yes, sir. cot theta. X कितना हो जाएगा? R into cot theta. एक काम करो बेटा, differentiate both sides with respect to theta. So dx by d theta R into cot theta का डिफरेंशिएशन क्या होता है? What is the differentiation of cot theta? What is the differentiation of cos theta? Cot theta आपको बताना सोच के. So wasn't sec square theta, sec square theta. Tan theta का डिफरेंशिएशन sec square theta था ना, तो cot theta का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं मैं. Is it minus of cosec square theta? Yes, sir. याद है माइनस था ना? हाँ. हाँ, so minus of this will be याद रहना चाहिए. हम लोग बहुत अच्छा है, ये जितना पढ़े ना बेटा वो सबको एक नोट्स में लिख के प्रॉपर्ली रिवीजन करना मस्ट है. cot थीटा का हो जाएगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा. ओके, सो व्हाट विल बी हैविंग फ्रॉम हियर? dx इज इक्वल टू माइनस r into cosec स्क्वायर थीटा into what? d थीटा. अब ये सारे वैल्यूज पे यहाँ प्लेस कर देंगे just for the integration. So dB mu naught ni into r square, dx की जगह पे क्या प्लेस कर देंगे? माइनस r into cosec स्क्वायर थीटा into what? d थीटा by 2 into r square. x क्या हो गया? r cot थीटा, so plus r square cot स्क्वायर थीटा रेज टू पावर कितना हो गया बेटा? 3/2 ना. See what I have done. This terms will be as it is. प्लेस किया मैंने, बस dx की जगह पे क्या प्लेस कर दिया? माइनस r इंटू cosec स्क्वायर थीटा इंटू व्हाट? d थीटा. So यहाँ से r स्क्वायर को कॉमन करके बाहर रिमूव कर देंगे. So dB कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ म्यू नॉट ni so cosec स्क्वायर थीटा
डी थीटा, ये क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ना, व्हाट विल बी दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इट cosec स्क्वायर थीटा? ओके, सो डी बी, अच्छा ये आर क्यूब से आर क्यूब तो चला गया, कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू cosec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई cosec क्यूब थीटा, cosec थीटा हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, सो डी बी कितना हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू नॉट इंटू एन आई बाई 2, 1 बाई cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा ना। 1 by cosec theta is equal to what? Sin theta. Am I clear? इंटीग्रेट करेंगे इसको अभी फाइनली. So what I'm having बेटा, dv is equal to माइनस में म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा इंटू व्हाट डी थीटा. बोलो थीटा का लिमिट, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ थीटा? इस एंड को कवर करने के लिए थीटा 1 से लेकर कहां तक थीटा 2 पूरा कवर हो जाएगा ना सोलेनॉइड, सो इट विल गो फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. So this is from 0 से b. थीटा का लिमिट कहां से कहां तक होगा? This will be from theta 1 to theta 2. So b आ गया minus of mu naught n I by 2. What is the integration of sin theta? sin theta का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? This है, what is the integration of sin theta? अंकिता बोलो बेटा sin theta. minus Excellent बेटा. So minus of cos theta, theta 1 to theta, so minus minus will be plus. So b is equal to mu naught n I by 2 cos theta 2 minus cos theta 1. This will be the magnetic field. याद है हमने ये फॉर्मूला दिया था ना मैंने आपको तभी. हाँ सर. सर यहाँ पर dn क्या था वापस से? dn is the number of turns in that dx length. ये जो dn लिखा था ना मैंने, dn जो है this is the number of turns in this dx length. I'll write here also, लिख देता हूँ मैं. Is it clear? नाइस से समझ में आ गया बेटा पूरा डेरिवेशंस? हाँ सर, बस वो थीटा 1 और थीटा 2 3D में नहीं समझा. 3D में से समझा ना, मैं बताता हूँ. Come to the figure here.
देखो ये पूरा था हमारा, so ये जो पॉइंट था ना, मान लो ऐसे सोलोनाइड है, ये सोलोनाइड है, जस्ट ट्राई टू रिमूव दैट, बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ तभी समझिएगा। मान लो ऐसे मेरा सोलोनाइड है, इमेजिन करो दिस इज अ सोलोनाइड, ये मेरा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना वो इस वाले एंड के साथ जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, देखो ये पॉइंट मेरा यहाँ था, ये पॉइंट सोलोनाइड के इस वाले एंड से जो एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, दैट इज θ1, और ये वाला पॉइंट का सोलोनाइड के इधर वाले एंड से जो हॉरिजॉन्टल से एंगल फॉर्म कर रहा है इज θ2। गॉट द पॉइंट? व्हाट इज θ1 एंड θ2? θ1 and θ2 both are the angles made by the ends of the solenoid from the point P in the same order. So ये देखिए यहाँ पे अगर आप एनालाइज करोगे तो ये जो पॉइंट था, इसी पॉइंट का सोलोनाइड के इस वाले एंड से जो एंगल फॉर्म कर रहा था वो θ1 था, और सोलोनाइड के इस वाले एंड से जो एंगल फॉर्म कर रहा था वो θ2 था, ये वाला सेम ऑर्डर में। Am I clear? Yes. ओके अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये सोलोनाइड इन्फिनिटली लॉन्ग होता, बहुत बड़ा होता, तो θ1 कितना हो जाता? अगर ये सोलोनाइड ऐसे बड़ा होता जाएगा तो क्या θ1 कम होता जाएगा ना? एंड इफ इट इज इन्फिनिटली लॉन्ग तो θ1 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. 0। और θ2 कितना हो जाएगा? 180 degree. 180 डिग्री। वेरी गुड। सो इफ सोलोनाइड is infinitely long, अगर सोलोनाइड बहुत बड़ा है, so in that case θ1 will be equal to what? 0 डिग्री, और θ2 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। so if I place here, so b कितना हो जाएगा? mu naught ni by 2 cos of 180 डिग्री minus of what? cos 0 डिग्री। so b कितना हो जाएगा? cos 180 का वैल्यू क्या होता है? what is the value of cos 180? 1 One? -1, sorry, minus -1. yes -1, that is -1, और cos 0 भी 1 हो जाएगा। this is -2, so minus से बॉदर नहीं करना, that indicates the direction, so mu naught ni by 2 into 2, so b बेसिकली क्या हो जाएगा? mu naught ni। याद है हम लोग फॉर्मूला डील कर रहे थे हम लोग सोलोनाइड के लिए, माइनस साइन मैंने हटा दिया बिकॉज दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, सो वी हैव टू डोंट बॉदर अबाउट दिस माइनस साइन। याद है? सो हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था ना, म्यू नॉट ni ड्यू टू सोलोनाइड। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तब यूज करेंगे व्हेन दैट्स फॉर्मूला will be used when solenoid is large या infinitely long, whatever you want to write, एक ही बात। So would negative sign be there? वो बता ना, माइनस डायरेक्शन बता रहा है, डोंट बॉदर अबाउट दैट नेगेटिव साइन, इट्स जस्ट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताने, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑब्वियस ही बात है, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक। हम लोग कैलकुलेशन में माइनस साइन लेते भी नहीं, डायरेक्ट राइट हैंड रूल से डायरेक्शन बता देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ओके फाइन, क्लैरिटी है यहाँ तक? क्लियर सबको? हाँ सर. We'll go for the solving of current. आपको सॉल्व करना है, just give you 2-3 minutes, 3-4 क्वेश्चंस करिए फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक में हमने इतना कर लिया, इट्स मोर देन इनफ, बट कीप रिवाइजिंग इट। अच्छा इसका जो रोटेशन वाला पार्ट है दैट विल डू वंस वी डू, वंस वी कंप्लीट द टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे जब हम कॉन्सेप्ट कर लेंगे देन विल स्टार्ट डीलिंग विद दैट। So we'll go on.
जस्ट शेयरिंग द पीडीएफ. मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा कट करके क्लासरूम के. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 करिए, देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग. Come on, just come back. So which question? Yes, बेटा. 1, 2 and 3. हाँ, हो गया. नहीं सर, वो पूछ रही थी कौन सा प्रश्न. 1, 2 and 3. Let's complete that. Okay. चलो, हुआ क्वेश्चन नंबर 1. हाँ. क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2. ओके, करिए करिए, एक साथ ही करेंगे तीनों डिस्कस. चलो डिस्कस करते हैं भी साथ में. पहला क्वेश्चन करता हूँ. A flow of 10 raised to power 7 electrons per second in a conducting wire constitutes the current. So कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? 10 raised to power 7 electrons. आपसे करंट पूछ रहा है. कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा करंट? पहले तो चार्ज निकालना पड़ेगा ना. चार्ज कैसे निकालोगे? n इंटू, याद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो n आपको ऑलरेडी पता है 10 raised to power 7. सो n दिया है 10 raised to power 7. e हो गया 1.6 इंटू 10 raised to power -19. सो चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 raised to power -12 कूलम विल बी द चार्ज. आपसे करंट चाह रहा है. सो I इज इक्वल टू व्हाट? Q by T.
सो क्या हो जाएगा 1.6 into 10 raised to power minus 12 by टाइम कितना दिया है 1 seconds. So what will be current here? 1.6 into 10 raised to power minus of 12 ampere. आ गया था आंसर ये शुभम? हाँ सर। गुड. यही यूज किया आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? हाँ. Okay. This was the property called quantization of charge. ऋषि क्या था बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कुछ याद है? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था? ऋषि याद है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था? ओके. याद मैंने बताया था आपको चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल नंबर्स. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1.5, 2.5, 3.5. हाँ सर. रिवाइज करो, है ना, रिवीजन इज मस्ट. चलिए. Sir, can you send the previous lectures notes later? नहीं सेंड किया था क्या मैंने? No, you only send the recording. Okay, I'll send Sir, can you go back one? okay. On the solution you want? Yes, sir. Done, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. 1 डन. ये बहुत पहले का बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, अब नीट ऐसा पूछता भी नहीं है. ओके, 2017 का ये क्वेश्चन है. A resistance of wire is Ro. It is melted and stretched to n times its original length. Its new resistance will be. ये कराया है मैंने. नाइशा आया बेटा इसका आंसर? हाँ सर. क्या होगा? n square r. करेक्ट. कैसे करोगे इसको डील आप? एक वायर, वेरी गुड. एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है. अभी अब मैंने क्या किया, इसके लेंथ को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया. याद है हमने डिस्कस किया था कि अगर लेंथ n टाइम्स आप बढ़ा दोगे तो एरिया ऑफ कोर्स n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमें सेम रखना है. सो अगर मैं वायर को खींच के उसके लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूं तो एरिया विल डिक्रीज बाय n टाइम्स. अब सिंस ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों सेम ही मटेरियल का बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टिविटी सेम होगा. तो इसका जो रेजिस्टिविटी होगा वही रेजिस्टिविटी इसका भी होगा, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम रहेगा. So R is equal to rho L by A. यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का R डैश पकड़ लेता हूँ, rho into N L by A by N. Implies R डैश कितना हो गया? N square rho L by A. And rho L by A is equal to what? R. So from here R dash will be equal to N square into R. This is the correct answer. ऋषा आया था तुम्हारा? हाँ सर. गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ये तो बहुत आसान है, सेम है जैसा भी पीछे किया. इसी तरह 3 हुआ बेटा सॉल्व. दिया, त्रिशा, बोथ ऑफ यू 3 हुआ सॉल्व. त्रिशा, हाँ सर. ओके. सेम प्रॉब्लम है ना, वैसे ही करेंगे इसको वापस से. लेंथ को डबल कर दिया है. सो पहले रेजिस्टेंस R इक्वल टू 4 ओम था इनिशियल फर्स्ट केस में. सो पहले आपके पास रेजिस्टेंस कितना था? 4 ओम का. मान लो यहाँ का लेंथ L हो गया, एरिया A हो गया. सो R इज इक्वल टू रो L बाई A. सो ये आपका 4 हो गया, रो L बाई A. अभी मैंने क्या किया, स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया. सो ऑफ कोर्स अगर लेंथ आप डबल कर दोगे तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ना. एरिया क्या हो जाएगा? हाफ. तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R डैश रो इंटू 2L बाई A बाई 2. R डैश कितना हो जाएगा? 4 इंटू रो L बाई A. And rho L by A is equal to what? 4. So R dash will be equal to 4 into 4.
implies R dash will be equal to what? 16 ohm. So the correct answer for this question will be 16 ohm, which is option number B. ये इसका correct होगा. Okay. Go to question number 4. शुभम 3 सम आ गया था? हाँ सर. Okay. 4 करिए. So what is specific resistance? Specific resistance मतलब वो resistivity. A wire of certain material is stretched slowly by 10%. The new resistance and specific resistance. Specific resistance same रह जाएगा क्योंकि material same है. So आपने उसको slowly by 10%, so 10% से increase कर दिया. तो ओरली हो जाएगा. कौन सा आंसर होगा बेटा इसका 4 का? तो जस्ट करिए. Okay. See, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? What they are saying here in the question is कि एक वायर को स्ट्रेच किया है slowly. Wire of certain length is certain material is stretched slowly by 10%. Its new resistance and specific resistance will be. आपने क्या किया है? उसको स्ट्रेच किया है slowly to this value of 10%. So 10% से आपने उसको स्ट्रेच कर दिया है. अब 10% से स्ट्रेच करने के बाद उसका रेजिस्टेंस में और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा वो आपसे पूछा जा रहा है. इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. कुछ है नहीं क्वेश्चन में. अच्छा, अगर आप 10% से इसको इंक्रीज कर दोगे, हालांकि डायरेक्ट भी हो जाएगा बिकॉज मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम. एक पॉइंट तो क्लियर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही दिया है. will remain same क्योंकि मटेरियल सेम है. उसी मटेरियल को मैंने सब कुछ स्ट्रेच किया है. सो इफ मटेरियल इज सेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल आल्सो रिमेन सेम. अच्छा, अब लेंथ को मैंने क्या कर दिया? 10% से स्ट्रेच इंक्रीज कर दिया है. तो हाँ बेटा. So can you show the options for a minute? 1 second. So length is stretched by 10%. तो अभी नया लेंथ कितना हो जाएगा? क्या आया शुभम? I got new resistance as 1.21 times. This one ना option number D. Yes. Yes, correct. सही है. Very good. Actually पहले इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? R is equal to rho L by A. इसका पहले का रेजिस्टेंस हो गया. अब नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10% से आपने इंक्रीज कर दिया है. So R dash मटेरियल सेम है, so रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम. अब लेंथ हो जाएगा 1.1 L क्योंकि 10% से बढ़ गया है. So अभी जो नया लेंथ होगा L dash, this will be L plus of 10% of L. L तो रहेगा ही, प्लस 10% से और बढ़ गया है. So L dash कितना हो जाएगा? L plus 10 by 100 into L. So this will get cancelled, 0.1 हो जाएगा. So L dash will be equal to 1.1 L. और अगर लेंथ 1.1 हो गया तो एरिया इसका that much टाइम कम हो जाएगा. So नया रेजिस्टेंस will be equal to 1.21 rho L by A and this is equal to R. So R dash will be equal to 1.21 into R. So अब दिख रहा है कि जो नया रेजिस्टेंस है वो 1.21 टाइम्स पुराना रेजिस्टेंस का हो जाएगा. And of course specific resistance will remain same because वही मटेरियल है तो ये क्यों चेंज करेगा, है ना. मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा. सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इज इट फाइन?
विषय आया था बेटा 4 आपको? हाँ। ओके, चलिए 5, 2004 नीट। सर वाटर 5 करिए। ओके, 5 आ गया सॉल्व होके। Just a minute. हाँ, nice. Have we got the answer for question number 5? Yeah, sir. What is that? Sir, B. करेक्ट। देखो मैं भी करता हूँ इसको सॉल्व। सो व्हाट दे आर सेइंग हियर कि मेरे पास एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R हो गया, दे हैव गिवन लेंथ एंड एरिया L और A पकड़ लेते हैं। सो R क्या हो जाएगा बेटा? L/A। अभी क्या कह रहा है, लेंथ को रेडियस को दोनों को डबल कर दिया। सो लेंथ अभी हमारा डबल हो गया, अगर रेडियस को डबल कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा? Will it be equal to 4 times of the previous area? क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर R डबल हो गया तो एरिया कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स। सो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस R डैश? रो इनटू 2L/4। इसी तरह समझा बेटा एरिया कैसे किया मैंने 4 टाइम्स? Yes, sir. Okay, so this will get cancelled. So from here R dash 1/2 rho L/A, and rho L/A is nothing but that is equal to R. So from here R dash will be equal to what? R/2. So obvious ही बात है कि अगर आप लेंथ को डबल कर दोगे, एरिया को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, हाफ हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा बिकॉज द मटेरियल आर सेम। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर B. The resistance will be halved and the specific resistance will remain unchanged. So B answer is right. Is it okay, everyone? Yeah, sir. Chalo, good. Question number 6, 2004. ओके, 6 करें। क्या कह रहा है 6 में? A 6-volt battery is connected to the terminals of 3 meter long a wire of uniform thickness and resistance 100 ohm.
the difference in potential difference between the two ends of the wire separated by at a distance of 50 centimeter will be. Simple सा problem है ये. See, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आया किसी का आंसर? ऐसा आया था बेटा 6 का आंसर? ओके, तो 1 minute. हाँ करो. ऋषि, आपको आया आंसर? नाइस। चलो, मैं बहुत आसान है बेटा, फोकट का कंफ्यूज कर गया तुम लोग. 6 वोल्ट का बैटरी, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना जाएगा? I into R. So let's find out the current first. So 6 is equal to I into R कितना total 100. So current कितना हो जाएगा? Will it be equal to 6 by 100 ampere? Okay. अब आप देखो, आपसे 50 सेंटीमीटर पूछा गया. 50 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा? Is it 0.5 meters? अब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और 3 मीटर का रेजिस्टेंस 100 है. आपको एक चीज पता है ना, R is equal to what? रो L by A. दिख रहा है? रो और A कांस्टेंट है. आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना? तो 3 मीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है. 100 ओम है. सो 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 by 3 ओम. तो 0.5 मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 by 3 into what? 0.5. Will it be the resistance? ये कैंसिल हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? इज इट 50 by 3 ओम? आप एनालाइज करो. पहले मैंने करंट निकाल दिया. सो करंट इसमें से जा रहा है 6 by 100 एम्पियर इज द करंट थ्रू दिस वायर. मुझे एक चीज दिख रहा है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई. रेजिस्टिविटी सेम होगा, एक ही वायर है. एरिया भी सेम है क्योंकि वायर एकदम कांस्टेंट चल रहा है. सो आई कैन सी फ्रॉम हियर कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब 3 मीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है. 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 by 3 ओम. So 0.5 मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 100 by 3 into 0.5 which is 50 by 3 ओम. So इतने पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 50 by 3 ओम. अभी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ए वाले पॉइंट और बी के. लगा दो फिर से फॉर्मूला. तो क्या करेंगे? V is equal to what? I into R. So V करंट अभी आपने निकाल लिया है. 6 by 100 is the current which we have. और पोटेंशियल आपको आ गया 50 by 3. सॉरी, रेजिस्टेंस. समझा? दिया आपको? समझा बेटा कैलकुलेशन ये कैसे किया मैंने? समझ में आया सबको कैलकुलेशन हाउ आई हैव डन? दिया समझा कैलकुलेशन कैसे किया? माइक भी आवाज नहीं जा रहा. गुड ऋषि. नाइसा, आपको समझा कैलकुलेशन इसका? हाँ सर. कुछ नहीं था इसमें, बहुत इजी था, सिर्फ अच्छे से एनालाइज करना था. अंकिता, इशिता, बोथ ऑफ यू, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. शुभम? सर. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट मी हैव द नेक्स्ट वन. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 7 करिए. आई विल होल्ड फॉर 1 मिनट.
Okay, question number 7 क्या कह रहा है? थ्री कॉपर वायर ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है. रेजिस्टेंस इज मिनिमम इन, कौन से केस में रेजिस्टेंस मिनिमम है? थर्ड केस में ना. So, आपके पास 3 वायर्स का कॉम्बिनेशन दिया है. So you have 3 wires. पहले का लेंथ L और एरिया A दिया है. In the second case they have given length as 2L, area as A/2. So, इसमें हमें लेंथ दिया है 2L लेकिन एरिया दिया A/2. और थर्ड केस में आपको दिया लेंथ L/2 और एरिया एज 2A. So यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1? Will it be equal to rho L/A? यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2? Rho into 2L by A/2. If we'll be solving this will go up. So from here R2 कितना हो जाएगा? 4. हाँ, L/A. यहाँ से अगर आप R3 देखोगे कितना हो जाएगा? Rho into L/2 into what? 2A. So R3 कितना हो गया बेटा? 1/4. So what will be R3 from here? 1/4 rho L/A. आप ही मुझे बताओ कौन सबसे छोटा है? Which one is minimum here? R3 मिनिमम है ना. ये तो 1/4 ऑफ दिस है तो 4 टाइम्स है तो ये तो बहुत सबसे बड़ा है. So R3 is minimum. So थर्ड केस में मिनिमम होगा. So minimum resistance will be in the case which is having area twice of A. है ना. So इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? Which one will be the correct answer for this? A ना. So wire area cross section area 2 है. Yes. So correct answer will be option number A. विषय हुआ था आपसे सॉल्व 7? Yes. Good. Naisha, have you solved this 7th number? Yes. Chalo, good. Go for question number 8. (1994)
ओके, हुआ सॉल्व है। नाइसा, आपको आया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? हाँ सर। ओके, मैं भी कर देता हूँ। देखो 8 में क्या कह रहा है? Sir, can you show the option? ओके, एक मिनट जस्ट। आ गया? Sir, is it B? No, no, I'll have to see. एक देख लेता हूँ। hold on. 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8। Yes, it's B. Good. So work on this. मैं भी कर लेता हूँ। So length they are 50 centimeter and they have given us what? Area 1 millimeter square. So what is पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 raised to power -2 which is 0.5 meters, and convert this also. So 1 into 10 raised to power -6 meters square, because millimeter में है, so 10 raised to power -3 और उसका स्क्वायर करोगे तो 10 raised to power -6 हो जाएगा। ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है क्वेश्चन में? Have they given us 2 volt? हाँ, और करंट दिया है 4 एम्पियर। So current they are saying 4 एम्पियर। आप क्या करोगे? V is equal to I into R कर लो। So 2 is equal to I, आपके पास ऑलरेडी था 4 into R। So R कितना हो जाएगा? 0.5 ohm। So R is equal to, we have rho L by A। So 0.5 length 0.5 into area is 1 into 10 raised to power -6. This and this will get cancelled. So resistivity आ जाएगा 1 into 10 raised to power -6 ohm meter। इसी तरह आया था बेटा आपका आंसर इसका? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। ऐसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तुम लोग थोड़ा अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे ना, धीरे धीरे समझने लगेगा। चलिए दिस ईयर। ओके, सो वी हैव डन विद दिस। क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा? द masses of the wire of the copper, the masses of wire of copper are in the ratio that 1/3, 1:3:5, and their lengths are in the ratio 5:3:1. So the ratio of their electrical resistance is, मास का रेशियो दिया है ना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द masses of the wire of copper, so copper है सबसे, so रेशियो ऑफ मास पहले लिख लेते हैं 1:3:5। ये किसका रेशियो बेटा? मास का रेशियो दिया है ना? और रेशियो ऑफ देयर लेंथ, सो रेशियो ऑफ लेंथ कितना दिया है? 5:3:1। आपसे रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। कॉपर है सब, तो सबका डेंसिटी सेम होगा। So have density will be same. Will be what? Same.
डेंसिटी सबका सेम होगा क्योंकि कॉपर के बारे में हम डील कर रहे हैं, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मैं इस डेंसिटी को कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि रो हम लोग रेजिस्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, दैट विल कंफ्यूज यू। सो डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी हियर। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, है ना। अब देखो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा, कैन वी राइट एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, मास बाय डेंसिटी। देखो वॉल्यूम जो आपका हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया इनटू लेंथ, राइट। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ एंड दैट इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ से एरिया कितना आ गया, इज इट इक्वल टू मास बाय डेंसिटी इनटू लेंथ, और डेंसिटी तो आपको कांस्टेंट है ऑलरेडी, है ना। सो अगर हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, सो व्हाट विल बी रेजिस्टेंस हियर, रो एल बाय ए, रो एल, और एरिया की जगह पे आप क्या लिखोगे, मास बाय डेंसिटी इनटू लेंथ। सो मास बाय डेंसिटी इनटू लेंथ। सो आर कितना हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ का स्क्वायर बाय मास इनटू डेंसिटी। अब खुद देखो रेजिस्टिविटी और डेंसिटी सेम है, ऑब्वियस ही बात है, रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एम। So resistance of 1 is to resistance of 2 is to resistance of 3 will be equal to, पहले का लेंथ क्या दिया था 1, और मास सॉरी मास 1 दिया, लेंथ 5 दिया है, कितना हो जाएगा ये एल स्क्वायर। सो इज इट 25 बाय 1 is 2, क्योंकि लेंथ इसका 5 में दिया था ना, हाँ, दोनों का 3 3, कितना हो जाएगा 9 बाय 3। अब देखो ये 1 और 1, मास 1 दिया है, ये 5 1 दिया है, इज टू 1 बाय 5, दिस विल बी 3 हियर। सो क्या रेशियो आ जाएगा, R1 is to R2 is to R3 is equal to 25 is to 3 is to 1 by 5। सो अगर मैं 5 से कर दूं इसको एडजस्ट, R1 क्या रेशियो आएगा मुझे, will I be having from here R1 is to R2 is to R3 is 125 is to 15 is to what 1, रेशियोज ही निकालना है ना। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस। ये अच्छा प्रॉब्लम था, इसमें आपको पहले जुगाड़ लगा के सोचना पड़ेगा। ऐसा हुआ था आपको सॉल्व ये, नहीं सर। हाँ टफ है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम बाय द वे। रिसर्च तुम्हारा हुआ था सॉल्व ये, हाँ सर। हाँ 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 आ गया था बेटा, हाँ, एक्सीलेंट। ऐसे ही किया कि कोई और लॉजिक यूज किया, ऐसे क्या। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसमें, मतलब आपके लेवल पे बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सोचना था इसमें, एरिया को कैसे लेकर आएंगे, ये भी सोचना था कि डेंसिटी इसमें कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्यों कॉमन फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि सब कॉपर का बना है, तो अगर सब कॉपर का बना है तो डेंसिटी विल ऑफ कोर्स रिमेन सेम। हाँ सर। गुड, इसी तरह आपको समझा बेटा कैलकुलेशन ये पूरा, Yes, sir. वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। चलो आगे बात करते हैं। शुभम, दिया, त्रिशा, अंकिता, सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ओके, अंकिता आपको समझा बेटा पूरा कैलकुलेशन ये? Yes, sir. ओके, आप दोनों को, दिया एंड त्रिशा, बोथ ऑफ यू? यस सर। यस सर। गुड, गुड क्वेश्चन बेटा, एक बार दोबारा से जरूर करना इसको। मैंने ऑलरेडी ये बुक अपलोड किया हुआ है क्लासरूम पे, बट फिर भी ये चैप्टर को कट करके पीडीएफ को आई अपलोड इट अगेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया।
मोबिलिटी के लिए डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना, नथिंग एल्स। यूनिट से समझ में आ रहा है। देखो इसका यूनिट क्या है, वोल्ट मीटर। इसको आपको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यूनिट देख के करिए, एडजस्ट करो, आ जाएगा। ऐसा आया बेटा आंसर इसका? देखो मोबिलिटी जब आप निकालोगे इस केस में, आई विल डू इट हियर। यूनिट से समझ में आ रहा है, दोनों को डिवाइड करना है बस। आपसे क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, सो दे हैव गिवन अस वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? 7.5 into 10 raised to power what? -4, इसी रेंज में रहता भी है, -4 मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? 3 into 10 raised to power -10, -10 वोल्ट पर मीटर। आपसे क्या पूछा गया? मोबाइलिटी इस पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो इसको अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 7.5 into 10 raised to power -4 by 3 into 10 raised to power -10. This will get cancelled. 2.25. This will come up. So यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? Mobility will be equal to 2.25 into 10 raised to power 6. यूनिट देखिए। हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या लिख रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दैट। थैंक यू। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सो प्लेस करने के बाद आएगा 2.25 into 10 raised to power 6। इसको लेकर जाओगे तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, वोल्ट -1, सेकेंड -1। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको डिवाइड कर लेना था, सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस। Hmm. 2.5, 2.25 नहीं, that will be 2.5। डिवीजन में शायद गड़बड़ किया मैंने, हाँ सो रहा हूँ क्या। This will be 2.5 not 2.25। 25 75 बराबर 2.5 हो जाएगा। So the correct answer will be this 2.5 into 10 raised to power 6 मीटर स्क्वायर, वोल्ट -1, सेकेंड -1। ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ओके 11 अभी ऑप्शन नहीं होगा। The electric field has given the average to electron volt of energy। आपसे क्या पूछ रहा है? हाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कन्वर्जन। अब किसी को पता है हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ईवी लिखा है ना, ईवी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एक यूनिट है टू मेजर एनर्जी। सो ई ऐसा दिखेगा आपको, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Sir, EV is used to measure ionization potential, right? That is, हाँ उसमें भी एनर्जी है ना बेसिकली, वो वहां पे भी यूज करते हैं।
EV बेसिकली एक यूनिट है. It is the energy required to accelerate electron through one potential difference. और एक EV जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. दिस इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल. याद रखना बस ये बात. Actually इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन है, it is the energy required to accelerate electron through one potential difference. So, एक पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो वर्क डन होगा उसको हम EV बोलेंगे. एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10 raised to power minus of 19 जूल. The same as E. सेम एज E, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 1 है गया ना. सो E into V will be E. Is it okay? रिसर समझा बेटा आपको पॉइंट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाँ. ओके, अब करो प्रॉब्लम सॉल्व. बनना चाहिए. थोड़ा सा अलग है, सोचना पड़ेगा आपको, इतना आसानी से नहीं होगा, बट ट्राई. So once can you go to that formula? One second. Yes, sir. Okay. Yes, Naisha. No, sir. Okay. आगे आंसर. Just a minute. ओके, करूं मैं. कुछ नहीं था, बन जाना चाहिए था. ओके, इसमें देखिए आपको क्या क्या दिया है, व्हाट दे आर आस्किंग यू टू गेट. आपको मीन फ्री पाथ दिया है D, which is 4 into 10 raised to power minus 8 meters. डिस्टेंस दिया है for which electron is moving, और एनर्जी दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो पहले तो आप करो 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19, ये जूल हो गया. अब एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है मैंने, है ना. चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 into 1.6 into 10 raised to power minus 19, राइट. और क्यू भी होता है यहाँ पे. सो दिस इज ऑल्सो 1.6 into 10 raised to power minus 19 into potential difference will be equal to 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड. सो यहाँ से क्या मुझे मिला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 2. अगर तुम्हें याद हो तो E इज इक्वल टू dV by dr था. सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. कुछ याद है नाइशा?
याद है हमने डिस्कस किया था E इज इक्वल टू V बाई डी, तो V हो जाएगा E इंटू डी इज इक्वल टू 2 हियर। डी ऑलरेडी आपको पता है, मीन फ्री पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है 4 into 10 raised to power minus 8 by 2. This is 2 here. So electric field हो जाएगा 1 by 2 into 10 raised to power 8. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0.5 into 10 raised to power 8 वोल्ट पर मीटर। अगर आपको चाहिए तो इसको आप सॉल्व करके 5 के टर्म्स में ला सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 5 into 10 raised to power 7 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद है तुम्हें? एनीवन? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन बताया था मैंने, EF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी। याद रखना है फॉर्मूला, बार बार यूज में आएगा। E इज इक्वल टू V बाय डी। एवरीवन प्लीज रिमेंबर दिस बेटा। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखने की जरूरत नहीं, अपने पास अपने आप याद हो जाएगा। एंड डी इज द डिस्टेंस, है ना? बस वही सिंपली यहाँ पे हमने यूज कर लिया। सो एनर्जी हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सॉल्व करके पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ऑलरेडी मुझे मिला, 2 आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस। सो वो प्लेस कर लिए एंड देन वी गॉट द फाइनल आंसर। ऐसा समझ में आया? हाँ सर। ओके, बाकी लोगों को क्लियर है विषय? हाँ सर। ओके गुड। एंड प्लीज रिमेंबर दैट फॉर्मूला। रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा, डोंट बॉदर, बट आपको ध्यान में रहना चाहिए वो। ओके चलिए गो टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12। नाइनटीन 11 we have done, 12 करेंगे। ओके सो 12 में क्या कह रहा है? The velocity of charge carriers of the current about 1 ampere in the metal under normal condition is of the order. किसके ऑर्डर में है टाइम? few 100 मीटर पर सेकेंड। लाइट का स्पीड तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, वो तो बहुत ज्यादा होता है। सो याद है हमने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर में रहता है? याद है मैंने आपको बोला था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड के रेंज में रहेगा। और रैंडम वेलोसिटी अगर आपको याद होगा तो 2 वेलोसिटीज हमने डिस्कस किया था, एक रैंडम वेलोसिटी या रैंडम स्पीड बोलो। तो एक रैंडम स्पीड था एंड रैंडम स्पीड वाज ऑफ द ऑर्डर 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये ड्रिफ्ट से बहुत ज्यादा होता है, राइट? सो रैंडम स्पीड का ऑर्डर था 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर में था। और ड्रिफ्ट मेरा 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में था। ड्रिफ्ट रैंडम से बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी नेट करंट कौन बनाता है? ड्रिफ्ट नेट करंट बनाएगा कि रैंडम नेट करंट बनाएगा? हाँ, नेट करंट कौन बनाता है? ड्रिफ्ट स्पीड बनाता है कि रैंडम स्पीड बनाता है? दिया कौन सा बेटा बनाता है? नेट इफेक्टिव करंट या नेट करंट कौन बनाता है? ड्रिफ्ट स्पीड नेट करंट बनाता है कि रैंडम स्पीड नेट करंट बनाता है? ऋषय कौन बनाता है, ड्रिफ्ट की रैंडम? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट, यस। रैंडम स्पीड के कंपैरिजन में ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी नेट करंट ड्रिफ्ट ही बनाता है, रैंडम नहीं बना पाता, क्योंकि ये डिसऑर्डर्ड वे में मूव करता है। So this cannot make net current.
तो आप खुद देखो, रैंडम करंट का मेरा ड्रिफ्ट स्पीड का मेरा ऑर्डर था 10⁻⁻⁴. So of course I can write this as 0.x millimeter per second. इसी रेंज में है ना ये. So correct answer for this question will be what? Option number A. So इसका correct answer होगा option number A, fraction of millimeter per second. लाइट का स्पीड कहाँ से हो, तो 3 × 10⁸ है. उतना 10⁸ तो रैंडम स्पीड भी नहीं होता, वो भी 10⁵ होता है. Several thousand meters, of course नहीं. Few hundred meters, ये भी नहीं. So correct answer is option number A for this. Okay. ये अभी नहीं करेंगे. 13 मुझे बताना है, डिस्चार्ज ट्यूब का है. So don't go with this. Question number 14. 14 करिए, 13 नहीं, 14 करेंगे. From the graph between current and voltage, identify the portion of the corresponding to negative resistance. अच्छा, कौन से पार्ट में रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव है? CD में. कैसे बेटा? नेगेटिव कैसे बोल रहे हो सी और डी में? विषय कैसे बोल रहे हैं नेगेटिव सी और डी में होगा? नाइशा, which will be the right one? देखिए, इसको अगर हम एनालाइज करें, अच्छा पहली बात इसको प्लॉट कर लेता हूं, फिर आगे बात करेंगे. इस वाले एक्सिस पे मुझे वोल्टेज दिया है और ऑन दिस एक्सिस वी हैड करंट. सो ये वर्टिकल एक्सिस पे मेरे पास करंट है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेरे पास वोल्टेज है, एंड द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. सो ये थोड़ा सा बेंडेड फॉर्म में था. नहीं, ये सही नहीं है. ऐसा कुछ ग्राफ दिया उन्होंने प्लॉट करके. अच्छा, इधर स्ट्रेट लाइन है, इधर कर्व था. ग्राफ कुछ इस फॉर्म में, दे हैव नेम्ड द पॉइंट A B C D E. ये आपका A हो गया. B is I guess on the top point, थोड़ा पहले. B C D E. कैसे इसको डील करें? आपसे पूछ रहा है कि कौन से रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है, ऑन विच रीजन द रेजिस्टेंस इज नेगेटिव इस ग्राफ में. नाइसा, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? नाइसा, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे डील करेंगे बेटा इसको? सर सी और डी के बीच में करंट रिड्यूस हो रहा है. ओके, वैसे सोचेंगे क्या? कोई और लॉजिक नहीं सोचने के लिए? सर एरिया से कर सकते हैं, पर एरिया कैसे फाइंड आउट करें? एरिया से कैसे होगा? कोई क्या लॉजिक क्या होगा एरिया के लिए डील करने का? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि ये जो ग्राफ बनाया है वोल्टेज और करंट के बीच में, ये ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ है कि नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ है? ये जो ग्राफ बनाया मैंने वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ इज फॉर विच कंडक्टर्स? आर दे फॉर ओमिक कंडक्टर की नॉन ओमिक कंडक्टर? ये कौन सा टाइप के कंडक्टर के लिए है, ओमिक के लिए कि नॉन ओमिक के लिए?
भूल गया तुम लोग। देखो Non-ohmic. नॉन ओमिक ऑफ कोर्स, ये नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए आई होप आपको याद होगा कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये जो होता है डज नॉट फॉलो Ohm's law. So ohmic conductor are those conductors which does not follow Ohm's law. और ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बेंडेड फॉर्म में होगा। और दूसरा जो कंडक्टर था दैट इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। सो व्हाट इज ओमिक कंडक्टर? These conductors will follow Ohm's law. So ये वो कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। सो ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर विच विल फॉलो ओम्स लॉ, और नॉन ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसके लिए ग्राफ वोल्टेज और करंट का स्ट्रेट लाइन होता है, इसके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। आप खुद देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। दिस इज द प्लॉट फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर। अच्छा, V इज इक्वल टू आई आर क्या दोनों फॉलो करेगा कि सिर्फ ओमिक फॉलो करेगा? बस ओमिक। नहीं, सब भूल गया ऋषय। मैंने बताया था V इज इक्वल टू आई आर को एक ओम्स लॉ नहीं है, इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, है ना। बच्चे यही समझ, बच्चे क्या बहुत सारे टीचर्स भी समझ लेते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर इज अ ओम्स लॉ, और बच्चे भी समझते हैं। एंड दे से कि दे आर ओनली फॉलोड बाय ओमिक कंडक्टर, बट दैट इज नॉट करेक्ट। V इज इक्वल टू आई आर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर दोनों फॉलो करता है। और V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओम्स लॉ है। ये ओम्स लॉ नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। ओके, अब देखो V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर हम और सोचे तो कैन आई से दैट dV बाई डी इज इक्वल टू R। तो क्या वोल्टेज और करंट के ग्राफ का स्लोप मुझे रेजिस्टेंस देगा? स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट ग्राफ विल गिव रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे लफड़ा क्या है ना कि मुझे इसके लिए वोल्टेज यहाँ चाहिए था, करंट यहाँ चाहिए था, बट ये उल्टा दिया है। अब कैसे डील करेंगे? अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है करंट वाले एक्सिस से? एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल? Acute. एक्यूट। तो यहाँ पे तो स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। सी और डी में स्लोप क्या हो गया? विल इट बी पॉजिटिव की नेगेटिव? सी और डी में क्या होगा? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। और ई और डी में क्या होगा? पॉजिटिव। सोच के एनालाइज करके बोलना, ई और डी में क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा स्लोप? सर पॉजिटिव ना। हाँ बिल्कुल, ई और डी में भी पॉजिटिव होगा। तो कहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो रहा है? किस पार्ट में स्लोप नेगेटिव हो रहा है? सी टू डी। सी टू डी। सो इस केस में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन सी डी पार्ट। ये जो पार्ट आपका है सी डी, उसमें आपका रेजिस्टेंस नेगेटिव है। ये इसका करेक्ट आंसर। सर बी से सी में स्लोप मतलब नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा ना? किसमें? बी से सी में। हाँ, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। मैक्सिमा तक अलग होगा और मैक्सिमा के बाद अलग होगा। गुड। सर अगर हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए भी बोल सकते कि V इज इक्वल टू आई आर,
तो इसका मतलब होगा कि v is directly proportional to I ना? नो, ऑफ कोर्स नॉट। उस पॉइंट पे बोल सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग फॉर द कंप्लीट रेंज। जैसे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा I1 और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा V1, सो आई कैन से V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। यहाँ चले जाओगे तो यहाँ पे करंट I2 होगा, V2 होगा, और यहाँ पे लिख सकते तो हो I चेंज हो रहा है। R चेंज हो रहा है, R इज नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ रहता, याद है ऐसा? Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X वाला ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन एट 45 डिग्रीज। So v is equal to I can only be used at a point, right? Yeah, that very good. That is a relation at particular point, इसलिए उसको वो पॉइंट का फॉर्मूला है, कंप्लीट रेंज के लिए नहीं है। वो कंप्लीट रेंज के लिए सिर्फ ओमिक कंडक्टर में होता है, दैट इज द डिफरेंस। और ऑब्वियस सी बात है, आप, मैं बोल रहा हूँ कि स्लोप है, तो स्लोप तो आप किसी पॉइंट पे निकालोगे ना। इज इट क्लियर? सो वी, प्लीज रिमेंबर दिस, समझ के लो इस बात को। V इज इक्वल टू आई आर, कोई ओम्स लॉ नहीं। मैं प्रूव भी किया था लेक्चर्स में, अगर लगेगा तो अगली बार प्रूव कर दूंगा फिर से। V इज इक्वल टू आई आर कोई ओम्स लॉ नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एप्लीकेबल होता है। जैसे इस वाले पॉइंट के लिए अलग होगा, इस वाले पॉइंट के लिए अलग होगा। हाँ, अगर वो कंडक्टर ओमिक होगा तो हर जगह पे R सेम होगा। सिंस ये कंडक्टर नॉन ओमिक है तो यहाँ पे R और यहाँ पे R डिफरेंट होगा। तो ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो नहीं कर रहा है, बट V इज इक्वल टू आई आर यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। इज इट फाइन? इज इट फाइन? क्लियरिटी यहाँ तक? Nice, getting the point, but what I said? Yes. Okay. Sir, but why did you say that the voltage should be in the y-axis? अब बिकॉज स्लोप जब हम निकालते हैं तो dy by dx लिखते हैं ना, तो y आपका वर्टिकल होना चाहिए ना। याद है स्लोप के लिए व्हाट आई सेड? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बट इट वाज रिवर्स हियर। वन सेकंड, जस्ट a second. ओके, समझ में आ गया व्हाई आई सेड dy by dx ना, तो y कौन से एक्सिस पे होगा? वर्टिकल वाला ना, इसलिए मैंने बोला कि वोल्टेज यहाँ होना चाहिए। सर D से E में भी वो नॉन ओमिक कंडक्टर ही है ना? कहाँ पे? नहीं, D से E। D से E इस पर्टिकुलर रेंज में तो रेजिस्टेंस सेम हो रहा है ना, कांस्टेंट चल रहा है। एक्चुअली ये पूरा कंडक्टर नॉन ओमिक है, वरना पूरे रेंज में सेम होना चाहिए था ना। ये इतने पार्ट के लिए सेम हो रहा है। लेकिन सर आपने बोला 45 डिग्री का बनना चाहिए। कोई नहीं, कोई जरूरी नहीं। मैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के लिए 45 बोला था। अच्छा, ओके, गुड। हाँ मैंने y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के लिए 45 बोला, हर बार 45 नहीं बनेगा। अगर हर बार 45, अब सोचो ऋषय व्हाट यू आर सेइंग, हाँ, अगर समझ हाँ, गई। अगर हर बार 45 बनेगा तो रेजिस्टेंस हर बार 1 ओम हो जाएगा ना, tan हाँ 45। गुड, वेरी गुड। ओके, सो वी सर आर, यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है ये ग्राफ में, तो हम लोग को रिवर्स लेना पड़ता था ना? किसका मैग्नीट्यूड? अगर सपोज क्वेश्चन में पूछते कि कौन से रेंज में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो हमें dy by dx के बदले में रिवर्स करना पड़ता था ना? उल्टा, उल्टा, क्योंकि अभी आपको स्लोप यहाँ से नहीं, करंट इस बार इधर से स्लोप लेना पड़ेगा, ऐसे इधर नहीं लेना पड़ेगा, है ना। स्लोप हमारा dy by dx लेते हैं ना हम लोग हमेशा, इस केस में स्लोप इधर से लेंगे। इज इट क्लियर? नहीं सर, समझा बेटा व्हाट आई सेड? तो स्लोप उधर से लेना। अच्छा, रुको 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 रुको, मैं बता ही देता हूँ। सी,
स्लोप को कैसे बात करते हैं? अगर मेरा कोई ऐसा ग्राफ है, लेट्स से इफ द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ है, so ये मेरा y एक्सिस हो गया और ये कौन सा एक्सिस है? x डैश y डैश। ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? थीटा। सो व्हाट विल बी स्लोप हियर? ये dy by dx होता है ना, क्या यही स्लोप होगा dy by dx, राइट? लेकिन आप सोचो अगर यहाँ पे मैं स्लोप अगर इस एक्सिस पे ले रहा हूँ तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकालोगे? क्या ये आपका थीटा हो जाएगा? नाउ दिस विल बी माय dx एंड दिस विल बी माय व्हाट? dy। सो अगर मैं इधर से थीटा निकालूंगा तो tan थीटा कितना मिलेगा मुझे? विल इट बी इक्वल टू dx by dy? क्या रिवर्स हो गया? या सर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि tan थीटा भी परपेंडिकुलर बाय वे, सो dx by dy। सो डिपेंड करता है आप कहां से ले रहे हैं। अभी समझ में आया नाइशा? या ओके ग्रेट। सी सो ये 40 ये मत करना, ये इसका मैं कलर कोड आपको दे दूंगा, 2 सेकंड का काम है। इफ आई गिव यू द कलर कोड, मैं आई विल पुट दैट ऑन ग्रुप कलर कोड। आप यहां से करना चालू करना। क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर, ट्राई सॉल्विंग फ्रॉम 18 टू 30 ट्राई करना अगर टाइम मिलेगा तो। कंपल्सन नहीं है क्योंकि आपका स्कूल का पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल, लेकिन अगर इफ यू गेट टाइम ना तो क्वेश्चन नंबर 18 टू कहाँ तक बोला मैंने? 30 तक। 18 टू 30 ट्राई करना। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं क्लास में ही कराऊंगा बट फिर भी अगर टाइम मिले तो कंप्लीट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 टू 30। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. गुड। आज के लेक्चर समझा बेटा सबको ढंग से? Yes. चलो ठीक है, विल वाइंड अप। Sir, one more thing. So till when will you keep classes from 8 o'clock? Hopefully 2-3 more weeks beta, 2-3 more weeks. Okay, I'll then rearrange at 4 to 6. Is it? No. नहीं, मैं आपका मिस हो गया, एक बार देख लेना बेटा, लगे तो फिर मुझे एक बार फोन करो, whatever you have doubt on this. Okay, sir. Okay. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye. Bye.